इस चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय दिस टेम्परेचर? इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बेसिकली द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी कितना गर्म है या हॉट है या कितना कोल्ड है, ये बताने वाला जो क्वांटिटी है, ये बताने वाला जो एक कंसेप्ट है, वही टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है ना कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो एक स्केल यूज करते हैं तो बोलते हैं सेल्सियस स्केल। जैसे कि हम जानते हैं सेल्सियस स्केल इज द स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हिच is used to measure the temperature. So it is based on the freezing point and steam point of water. तो अगर सपोज हम वाटर के बारे में ये इस टाइप का लाइन ड्रॉ करते हैं, ये टेम्परेचर लाइन है सपोज वाटर का, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरे लाइन पे एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि वाटर विल स्टार्ट्स फ्रीजिंग। यहाँ पे ये सपोज पॉइंट है वो जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं आइस पॉइंट। ये आइस पॉइंट इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो आइस बनता है, फ्रीज होना चालू होता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे आइस पॉइंट। और एक हाई टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है बॉइल करना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट। स्टीम स्टीम मतलब ही जो वाटर का जो वेपर्स है, तो स्टीम पॉइंट इसको बोलेंगे। अभी ये स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, इन दोनों के बीच में का जो इंटरवल है उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसमें से एक एक जो इंटरवल है उसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस का जो बेसिक बात है वो यही है, इट इज द 100th पार्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इन दोनों के बीच में का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका 100th पार्ट जो है उसको हम बोल देते हैं दिस इज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बेसिक डेफिनेशन यही है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे आइस पॉइंट जो है, आइस जहाँ पे फॉर्म होता है उसको वहाँ पे हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर स्टीम जहाँ पे फॉर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हमने कोई भी रैंडमली चूज किया, मतलब वाटर को हमने रेफरेंस में लेके इसको 0 डिग्री सेल्सियस चूज कर लिया, जहाँ पे वाटर सॉलिडिफाई होता है, ना कि बाकी सभी गैसेस सॉलिडिफाई होते हैं। तो वैसे तो हम किसी को भी रेफरेंस मान के अलग अलग स्केल तैयार कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे सब्सटेंस को अगर हम रेफरेंस में मान के अगर स्केल तैयार करेंगे तो वो स्केल कुछ और रहेगा, उसका 0 भी कुछ और रहेगा, उसका 100 भी कुछ और रहेगा, और उसके हिसाब से उसका 1 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो इसलिए लेकिन जो ये सब जो स्केल्स है ये एक्चुअल स्केल्स या जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं साइंस के अंदर, तो एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। साइंस के अंदर जो है टेम्परेचर कभी भी ऐसा एक क्वांटिटी है जो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस दिखाता है, और इसलिए वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन जबकि यहाँ पे हम अगर आइस पॉइंट को अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोल देंगे तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ नेगेटिव -1, -2, -20, -30 जा सकते हैं आराम से। तो ये जो टेम्परेचर का जो नोशन है वो थोड़ा सा अनसाइंटिफिक बन जाता है। तो साइंटिफिक बनाने के लिए हमको ऐसा एक टेम्परेचर ढूंढना जरूरी होता है जो 0, जहाँ पे सभी गैसेस या सभी लिक्विड्स सॉलिडिफाई हो जाए। तो ऐसा जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जो नेचर के अंदर मिनिमम टेम्परेचर हो, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर बनता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर क्या है ये देखने से पहले हम एक स्केल देख लेंगे जो कि फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं तो हम कई बार टेम्परेचर जो है, जब बुखार आता है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो वो अलग स्केल जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है। और उस स्केल के अंदर खासियत यही है, इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ओरिजिन और जो स्केल का जो है वही डिफरेंस है। जैसे कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में अगर बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल का ओरिजिन जो है वही होता है 32 से।
तो मतलब 32 जो है ये उसका बेसिक टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और ये जो है तो पूरा जो स्केल है इट इज डिवाइडेड इनटू नॉट 100 पार्ट्स बट 180 इक्वल पार्ट्स। तो 180 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होता है पूरा इंटरवल जो है। और इसकी वजह से जो उसका लास्ट एंड पॉइंट है वो चला जाता है 232 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल का इंट्रोडक्शन। तो हम ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम कंसिडर कर लेंगे एफ, जिसको हम बोल सकते हैं विच इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, एंड हियर वी हैव मेजर्ड अदर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन सपोज सेल्सियस। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम नॉर्मली थीटा या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो थीटा से अगर डिनोट कर देंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि थीटा का ओरिजिन 0 है और जो पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया वो है 100। तो इसलिए फ़ारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल है उनके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। हियर इट इज थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एफ जो कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, एफ माइनस 32, क्योंकि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमने स्टार्ट ही किया 32 से और डिवाइड किया 180 इक्वल पार्ट्स में। तो इसके कारण यहाँ पे आ जाएगा नीचे 180। दैट्स इट। सो इसको यूज करके हम ये जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर इन दोनों के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो हम डिराइव कर सकते हैं आराम से, जिसमें हम देखते हैं कि थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100 अपॉन 180। ये हम देख सकते हैं 100 अपॉन 180 and that is to be multiplied by f minus 32, where this 100 and 180 can be cancelled out. तो using this अगर ये कैंसिल कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा थीटा। The next step will be theta is equal to, even इसको भी हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 we know that 2 5s are 10 and 2 9s are 80। तो इसलिए इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9, जिसको हम लिख सकेंगे 5 by 9 टाइम्स ब्रैकेट में आएगा f minus 32। तो ये बन गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। This can be used only when we have to find out the Celsius temperature if Fahrenheit temperature is given, and we can work around। तो उल्टा भी हम कर सकते हैं आराम से। तो अगर सपोज हमको Fahrenheit टेम्परेचर पता है, सॉरी सेल्सियस टेम्परेचर पता है और हमको Fahrenheit टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए हम ये जो 180 है उसको वो साइड में लेके जाएंगे और उसकी वजह से ये बन जाएगा f minus 32 इस साइड में, f minus 32 इज इक्वल टू, ये 180 उस तरफ जाने से ये बन जाएगा 180 अपॉन 100 into theta। That's it। And if we simplify this still further, then we can cancel this out। तो ये और ये कैंसिल करेंगे 20 से, तो 29 जा and 25 जा। तो हम लिख सकते हैं इसको f minus 32 is equal to तो f minus 32 is equal to 9 by 5 times of theta, जिसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में f is equal to 32 plus 9 by 5 times theta। तो ये जो है ये रिलेशनशिप भी हम यूज कर सकते हैं आराम से। अगर हमको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को अगर सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेल्सियस टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यू कैन सी। तो ये बेसिक इन दोनों के बीच में का डिफरेंस है। अभी हम चले आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसा कि टेम्परेचर का कंसेप्ट जो है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अभी जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी भी गैस को अगर हम हीट करते हैं तो हमको पता है ऑलरेडी कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अगर सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें समझो यहाँ पे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया जिसमें वाई एक्सिस पे डाल दिया वॉल्यूम, सपोज ये वॉल्यूम है मान लो,
और एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया सपोज टेम्परेचर, समझो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ड्रॉ किया है, तो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमने टेम्परेचर ड्रॉ किया। तो और अगर सपोज हमें एक ये पूरा अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये सपोज हमने यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉ किया है, तो हमको ये तो इतना तो पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, चार्ल्स लॉ जो बताता है हमको। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो जैसे वैसे वैसे वॉल्यूम टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो सपोज वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लाइक दिस। तो ये अलग अलग पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करते हैं और इनका अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ सीधा जाके ओरिजिन को नहीं मिलेगा, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो यहाँ पे आके देख सकेंगे आराम से जो ग्राफ है ओरिजिन को यहाँ पे मिलता है। जिसका मतलब यही होता है कि इवन टेम्परेचर हैज बिकम 0 डिग्री सेल्सियस बट स्टिल द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज नॉट बिकम 0। अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, अगर इस ग्राफ को हम और आगे अगर इंटरपोल करते हैं पीछे की तरफ, तो हमको पता चलता है कि जो ग्राफ है वो पीछे जाके इधर एक्स एक्सिस को किधर ना किधर मिलेगा और जिस पॉइंट पे भी वो मिलता है उस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि वहां पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 बन जाता है। दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस टू बिकम 0 एंड दिस टेम्परेचर एक्चुअली इज नथिंग बट दिस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वेयर द ग्राफ of volume and temperature meets the temperature axis like this, and this is the minimum temperature that can be achieved in the nature, even imagined in the nature, because what happens is below this temperature we cannot imagine the gas, because इस टेम्परेचर से अगर नीचे चले जाए तो वॉल्यूम नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वॉल्यूम 0 बनता है ये भी कहो तो भी उसको हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस becomes negligibly small as compared to the वॉल्यूम ऑफ द गैस होल। तो पूरा जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया जो वॉल्यूम है वो 0 बन गया, इतना तो हम समझ सकते हैं, नेग्लिजिबल बन गया उतना समझ सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव बनने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है जहाँ पे 0 बनता है मतलब ये मिनिमम बनता है, जहाँ पे सभी गैसेस सॉलिडिफाई होते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं और इसको ही 0 केल्विन टेम्परेचर कहा जाता है। ये 0 केल्विन टेम्परेचर है। क्योंकि ये सरप्राइजिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक गैस के बारे में नहीं, अगर सपोज हमने दूसरे गैस के बारे में अगर ऐसा ही टाइप का अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो हम देख सकते हैं आराम से कि ग्राफ भले अलग होगा लेकिन वो ग्राफ फिर से उसी पॉइंट में से पास होगा जिस पॉइंट में से ये पहला वाला ग्राफ पास हुआ है। इवन समझो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो सपोज नाइट्रोजन के लिए था, ये सपोज गैस ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया वो सपोज ऑक्सीजन के लिए हम करते हैं, और इवन सपोज हम तीसरा ग्राफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर ड्रॉ करते हैं सेम वैसा ही वॉल्यूम उसका टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर थोड़ा कम करते जाएंगे तो हमको और एक ग्राफ मिलेगा जो बिल्कुल अलग होगा नो डाउट, लेकिन वो पास उसी पॉइंट में से होगा जिस पॉइंट में से ये पहले वाले दोनों ग्राफ्स पास हो रहे थे। एंड दैट्स व्हाई दिस ग्राफ this particular temperature itself is called as the absolute zero temperature, and this is the physical significance of this temperature. It is the minimum temperature that can be achieved in the nature. तो इस नेचर के अंदर जो है जो हम मिनिमम टेम्परेचर इमेजिन कर सकते हैं वो यही है। और इवन यही होता है जब हम देखते हैं कि अगर ये ग्राफ इसी टाइप का ग्राफ अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ड्रॉ किया, सपोज ये हमने प्रेशर प्लॉट किया इधर वाई एक्सिस पे और समझो कि एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया टेम्परेचर लाइक दिस, ये टेम्परेचर का स्केल है। और अगर सपोज हमने ऐसे प्लॉट किए पॉइंट्स प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर को अगर हम सपोज वेरी करते जाएंगे और टेम्परेचर को अगर वेरी करते जाएंगे कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट ऑब्वियसली, तो उस केस में हम देख सकेंगे आराम से कि जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है वो भी सेम वैसा ही बनता है। अलग अलग गैसेस के लिए जो ग्राफ है वो एक ही उसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होता है जो पॉइंट
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। So this is another graph which proves conclusively the existence of this special temperature in the nature that is called absolute zero temperature. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सभी गैसेस का एग्जैक्ट प्रेशर जो है वो जीरो बनता है, उसको ही हम -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोलते हैं। और वो टेम्परेचर एक्चुअली यूनिवर्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यूनिवर्स का जीरो टेम्परेचर है, तो इसको ही हम जीरो केल्विन बोलते हैं। तो अभी हमारे पास दो स्केल्स बन गए। एक तो हम बोल सकते हैं सेल्सियस स्केल, क्योंकि इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये सपोज हमारा सेल्सियस स्केल है, इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे जीरो है, ये सपोज जीरो है, 0 डिग्री सेल्सियस उसको बोल सकते हैं। ये सपोज हमारा रूम टेम्परेचर है, जिसको हम 25 या 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये स्केल जो है वो अलग है। इस स्केल पे जो -273 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन बनने जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। अभी अगर केल्विन स्केल अगर बात करते हैं केल्विन स्केल के बारे में, तो ये दूसरा स्केल हमारे पास बन गया जो कि केल्विन स्केल कहलाएगा, जिसमें जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वही जीरो होगा। तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज इन द नेचर, इसको बोलेंगे जीरो केल्विन, नो डाउट। जैसे हमने ये जीरो केल्विन इसको बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि डिवीजन का जो वैल्यू है वो सेम ही है। सपोज यहाँ से एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, ये सभी डिवीजन सेम ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू दिस विल बी एक्चुअली और 273 केल्विन। तो 273 केल्विन ये हमको मिल जाएगा। तो 273 केल्विन का मतलब ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और सिमिलरली यू कैन से हियर दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है वो किस टेम्परेचर के साथ करेस्पॉन्ड करेगा केल्विन में? ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब तो ये बन गया 273 केल्विन, क्योंकि -273 केल्विन मतलब ही क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस था। तो इवन यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो 300 केल्विन के इक्विवेलेंट बन जाएगा, 300 केल्विन। इवन 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है, वो यहाँ पे केल्विन में 373 केल्विन बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। सो वी कैन conclude from this here that the absolute temperature capital T से जो डिनोट करेंगे is going to be equal to theta, that is the Celsius temperature plus 273। ये हम important formula जो है वो derive कर सकते हैं। This is going to be the relationship between the absolute temperature and Celsius temperature। तो ये सब जो हमने देखा टेम्परेचर और गैस का जो बिहेवियर with respect to the temperature और pressure, तो ये सब चीजें जो है वो हम एनिमेशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं आराम से, एक ग्राफ के अंदर, एक दूसरे एनिमेशन के अंदर। तो लेट अस सी दैट एनिमेशन सी क्लियरली है। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। जैसा कि हम देखते हैं कि सॉलिड के लिए जब देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी बाउंड विद ईच अदर, they are tightly bound with each other. The force of attraction between the molecules is very much strong enough, and that's why we can say that the molecules cannot migrate from one point to other point, but they can just vibrate at their own positions only, just like we can see here। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो माइग्रेट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ वाइब्रेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं तो ये जो सब पार्टिकल्स है they are just vibrating on their in positions। Okay, but now if we start heating this, तो इसको अगर हम हीट करना चालू करते हैं, तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो हम देख सकते हैं आराम से कि the temperature of this solid will go on increasing and the stage will reach when the solid will become liquid। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड बन गया वो, जिसका मतलब यही हो गया कि इसका जो the molecules are just free to move anywhere inside the surface only। तो इन सरफेस के अंदर ही अंदर वो मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव कंप्लीटली। इसलिए फिर यहाँ पे वो जो मॉलिक्यूल्स है
ये एक सरफेस के ऊपर नहीं जा सकते, सरफेस के अंदर ही अंदर किधर भी रह सकते हैं नो डाउट। लेकिन अगर हम और भी हीट देना कंटिन्यू करते हैं तो हम समझ सकते हैं आराम से कि जो लिक्विड है वो फिर भी कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। तो जैसे ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उस केस में हम देख सकते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता भी है, और इवन उनका जो रैंडमनेस है, मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस है वो भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमनेस है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स और ज्यादा ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। देख सकते हैं पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा स्लो मूव हो रहे थे, लेकिन अभी जो है मॉलिक्यूल्स थोड़ा फास्ट मूव हो रहे हैं। और इसके हम ये देख सकते हैं आराम से कि दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी which is called as the RMS velocity of the gas molecules and the temperature. So basically, temperature of a gas is nothing but the measure of RMS velocities of all the molecules. ये सभी molecules का जो RMS velocity है वही एक तरह से टेम्परेचर का मेजर है। टेम्परेचर माना ही वेलोसिटी, ये हम देख सकते हैं। और इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे वो हमको थर्मोमीटर में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जो इवन यहाँ पे रीडिंग भी हम देख रहे हैं 241 किलो केल्विन, केल्विन ये इसका जो है इसका वैल्यू है। दिस इज द नॉर्मली पिक्चर ऑफ द गैस। तो गैस का जो नॉर्मल जो बिहेवियर है वो इसी तरह से हुआ करता है, जिसके अंदर सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मोशन में होते हैं। व्हाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर इवन एज वेल एज दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ कंटेनर आल्सो। ये सरफेस कंटेनर के सरफेस के साथ भी वो कोलाइड करते हैं और एट द सेम टाइम आपस में भी कोलिजन परफॉर्म करते हैं। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देख सकते हैं क्लियरली कि इस तरह से ये जो कंटेनर है अभी सपोज ये सॉलिड है, तो जैसा कि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे हीट देते हैं तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। तो देखो ठीक से, अगर सपोज हम पहले इस गैस को थोड़ा वॉल्यूम इसका कम करके रखेंगे, तो सपोज यहाँ पे कम वॉल्यूम है, जैसे जैसे हम हीट देते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आराम से किस तरह से वॉल्यूम जो है वो बढ़ाने से ही प्रेशर कांस्टेंट रहना है। इवन ये भी हम देख सकते हैं कि जितना जितना हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी जितने जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। हम प्रेशर देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर गेज के अंदर मेजर किया जा रहा है प्रेशर। ये ऊपर जो दिख रहा है ना प्रेशर का जो मीटर है, तो उसके अंदर प्रेशर को दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम सपोज और टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाए या अगर हम सपोज और एक्स्ट्रा अगर गैस इंक्लूड करते हैं, more number of molecules are introduced in this piston, this cylinder. So pressure will still go on increasing, and at the same time, temperature is also going to increase. तो ये हम देख सकते हैं हमसे। तो अगर सपोज हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से फिर थोड़ा टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से गैस जो है वो बिहेव करता है। As the temperature increases, pressure also increases. If you keep the volume constant, if temperature is increased and pressure has to be remain constant, then volume has to be increased. तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर इन तीनों के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये समझ सकते हैं आराम से, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक से देख सकते हैं pressure exerted by the gas P is actually proportional to the temperature. At the same time, volume is proportional to the temperature. Volume is also proportional to the temperature. जिसका हम मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि pressure
upon volume, or pressure upon temperature is going to be constant. And even volume upon temperature is also going to be a constant. तो ये दोनों कांस्टेंट्स है, तो इनको यूज करके हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ये जो है, and this constant for 1 mole is called as the ideal gas constant, and hence we can say that PV upon T is going to be equal to R, so that PV becomes equal to RT for 1 mole. तो ये 1 mole के लिए हो गया. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, n नंबर ऑफ मोल्स है सपोज, तो हम ये बोल सकते हैं कि PV actually will be equal to nRT. This is the ideal gas equation which we have already learned. ये जो है, this is the ideal gas equation. तो ये उसका हम समझ सकते हैं आराम से. So this animation tells us clearly that how the gas behaves and how the pressure, volume and temperature of the gas behaves with respect to each other. Okay, now we'll see the next topic in this chapter, that is about the thermal expansion. So basically थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम, लेंथ या टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके लेंथ, टेम्परेचर और वॉल्यूम का बढ़ना ही एक तरह से एक्सपेंशन कहलाता है. बट सिंस इट्स एक्सपांडेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन. सो बेसिकली इन थर्मल एक्सपेंशन, सपोज कंसीडर एक रॉड हमारे पास है, इसमें 3 टाइप के एक्सपेंशंस आते हैं. अच्छा, सबसे पहले इसका एग्जांपल हम देख लेंगे एक बार. ये कई सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी जो रॉड है या रेल की जो पटरी होती है, तो 2 पटरी के बीच में छोटा डिस्टेंस 1 इंच आधे इंच का डिस्टेंस यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये जो रेल्स की पटरीज है, पटरी जो है वो एक्सपांड होते हैं, और अगर उनके बीच में अगर जगह नहीं रखी जाए तो उसकी वजह से वो एक्सपांड होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बेंड हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए ही जो है मार्जिन रखने के लिए वहाँ पे एक गैप रखा जाता है. इवन पेंडुलम जो होते हैं, पेंडुलम क्लॉक्स जो होते हैं, दे आर फाउंड टू गेन द टाइम इन विंटर सीजन, whereas they are found to lose the time in summer season. तो जो समर सीजन के अंदर हम देखते हैं कि जो उनका टाइम का जो काउंटिंग है वो थोड़ा सा पीछे पीछे चलता है, क्योंकि पेंडुलम का जो लेंथ है, किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है. समझो ये पेंडुलम है और ये सपोज थोड़ा बड़ा पेंडुलम है, तो बड़ा पेंडुलम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो थोड़ा ज्यादा होगा, और ये जो छोटा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होगा, फटाफट वो अपडेट करेगा. तो इसलिए समर सीजन के अंदर क्या होता है कि लेंथ बढ़ जाता है, और ये लेंथ बढ़ने के कारण इसका पीरियड भी बढ़ जाता है, और पीरियड बढ़ने की वजह से उसका जो 1 सेकेंड है वो हमारे 1 सेकेंड से ज्यादा हुआ करता है, और उसकी वजह से पेंडुलम टाइप के जो क्लॉक्स है वो हमेशा लूज करते हैं टाइम इन समर सीजन. और इन अदर हैंड, in case of the winter season, these pendulum clocks just gain the time just because they become short like this. तो उनका लेंथ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और लेंथ कम होने की वजह से उनका जो पीरियड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है, और उसकी वजह से उनका जो 1 सेकेंड है वो हमारे नॉर्मल 1 सेकेंड से कम होता है, और उसकी वजह से वो फटाफट वाइब्रेट करते हैं, और उसकी वजह से उनका जो टाइम पीरियड है वो कम होने की वजह से वो गेन करते हैं टाइम. Pendulum clocks always gain the time in winter season. तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं as an examples of thermal expansion. One more example is there. Even हम देख सकते हैं कि कोई भी एक बर्तन के अंदर अगर सपोज एक कटोरी है, इसके अंदर अगर दूसरा कटोरी सपोज अगर फंस जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक जो टैंक है, पानी का जो टैंक होता है, तो उसके अंदर हम उसको रख देते हैं, और उसके अंदर से जैसे उसको हम रखते हैं उबलते हुए पानी के अंदर जब उसको रखते हैं तो उसकी वजह से
तो बाहर वाला जो कैटेगरी है वो एक्सपांड हो जाता है और उसकी वजह से उसको छोड़ देता है। और ये एग्जांपल से इनको पता चलता है कि देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, देयर इज अ expansion or change in length, area and volume of the body whenever it is heated up. So all these are the examples of thermal expansion. So now we'll see the actual derivation for the linear expansion. There are three types of expansion: linear expansion, area superficial expansion, इसको aerial expansion भी बोलते हैं, और तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये समझो एक रॉड है जिसका लेंथ नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज एल नॉट है, एल नॉट उसका लेंथ है। अब समझो कि उसको जब हमने टी डिग्री से सेल्सियस से हीट किया तो उस समय जो उसका लेंथ है वो सपोज बन गया एल टी। तो ये सपोज उसका लेंथ बन गया एल टी, दिस इज एल टी। ओके, तो अभी एल टी और एल नॉट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज इन द लेंथ, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन द लेंथ। ये जो पूरा डिस्टेंस है, तो इतना जो लेंथ इंक्रीज हो गया वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो इट्स ऑब्जर्व दैट दिस एल टी माइनस एल नॉट, ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, इट्स ऑब्जर्व टू बी डिपेंडिंग अपॉन two things. One is the temperature and the second is this LT minus L naught is also directly proportional to L naught only. जितना लेंथ उसका ज्यादा होगा उतना उसका इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है, लेंथ में जो इंक्रीमेंट है एल टी माइनस एल नॉट, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज है एल नॉट और एल टेम्परेचर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है, ये हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली एल टी माइनस एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट टी। तो उसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे अल्फा, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू एल नॉट इनटू टी, ये हमको मिल जाता है इक्वेशन। इसको यूज करके हम एल टी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एल टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट टी, जिससे हम लिख सकते हैं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट कैन बी टेकन कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस अल्फा टी इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको मिल रहा है। In order to find out the length at any high temperature, if we know the length at 0 degree Celsius of any rod, तो किसी भी रॉड का लेंथ अगर हमको हाई टेम्परेचर पे निकालना है और उसका लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। This formula can be used. Apart from this, we also have the formula for alpha in the same way. तो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो भी हम डिराइव कर सकते हैं आराम से। अगर सपोज अल्फा का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं ठीक से, ये जो एल नॉट टी है, इसको अगर हम सपोज उस तरफ भेज देंगे वो साइड में, तो हमको ये मिल जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट दैट इज डिवाइडेड बाय alpha in L naught into T. This is going to be the formula for finding this alpha. Alpha का निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आराम से। और एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है हमको कि अल्फा जो है उसका यूनिट ऑफ अल्फा विल बी पर डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम या तो पर डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर सिंपली डिग्री सेल्सियस इनवर्स सब लिख सकते हैं। तो the next thing here is about the graph between LT and L0. अगर हम L0 और LT के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो हम पाएंगे कि ये सपोज एल टी का हमने ड्रॉ किया एक वाई एक्सिस पे, और मान लो कि टेम्परेचर को हमने ड्रॉ किया इधर एक्स एक्सिस पे। तो ये देख सकते हैं आराम से कि टेम्परेचर के हिसाब से एल टी का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन दिस वे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ इसका बन जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा एल नॉट एक्चुअली। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ बिटवीन एल टी एंड एल नॉट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल एक्चुअली बी इक्वल टू, स्लोप हम देख सकते हैं इस ग्राफ का अल्फा इनटू एल नॉट, ये उसका स्लोप होगा, याद रखना है हमको। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं आराम से। चल ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि अगर सपोज किसी रॉड का अगर ओरिजिनल डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लेंथ उसका एल नॉट है और उसका लेंथ 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी अलग टेम्परेचर पे अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो लेंथ दिया जाता है वो अलग अलग दो टेम्परेचर पे होता है। मान लो कि हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक सपोज रॉड का जो लेंथ है, तो सपोज this is the rod and its length at T1 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका लेंथ है वो है सपोज L1 सपोज, और उसी रॉड का जो लेंथ है वो थोड़े हाई टेम्परेचर पे, मतलब सपोज T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है उसका लेंथ बन जाता है सपोज L2 लाइक दिस। तो अगर इस ऐसे केस में हम जो ये कैसे निकालेंगे, L2 और L1 के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम ये सिंपल सी बात डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे L1 जो है, अगर हमने मान लिया कि L0 उसका लेंथ था एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ L0 था, तो L1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, जो अभी हमने ये फॉर्मूला जो डिराइव किया था, ये फॉर्मूला यूज करके हमको ये मिलेगा L1 का वैल्यू, L1 विल बी इक्वल टू L0 into 1 plus alpha T1 राउट, ये बन जाएगा हमारा पहला वैल्यू। और सिमिलरली L2 के लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं आराम से, जो कि बनेगा L2 is equal to L0 into 1 plus alpha T2। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया। अभी इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L2 upon L1 can be written to be equal to L0 into 1 plus alpha T2 upon, नीचे आएगा L0 into 1 plus alpha into T1। अभी जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे L0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा सिंपली L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अल्फा T2 the whole divided by, here it is going to be 1 plus alpha T1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमको मिल जाएगा इस तरह से, इसमें हम देख पाएंगे कि L2 upon L1 is kept as it is, and here in this other side we can write this as, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 plus alpha T2 as it is, into ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं 1 plus alpha T1 the whole raised to -1। ये जो डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है ये अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो रेस टू -1 बन जाएगा, और इसलिए यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा L2 माइनस अपॉन L1 इट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमको एक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो ऐसा है कि अगर सपोज कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का है, ठीक से अगर
1 plus x the whole raised to n is approximately equal to 1 plus nx when x is very small than 1. अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो x 1 plus x raised to n is approximately same as 1 plus nx. This is called as the binomial approximation which can be used here. तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे यूज करना है, इस पॉइंट पे हमको यूज करना है। तो अगर हम यूज करेंगे इसको यहाँ पे तो हम देख सकेंगे आराम से कि L2 upon L1 will be equal to 1 plus alpha T2 as it is into यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख सकेंगे 1 minus alpha T1 एंड देन इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकेंगे आराम से L2 upon L1 which is going to be equal to, अब इसको अगर ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को और अब यहाँ पे याद रखिए कि इसका रीजन यही है कि x is going to be very small. यहाँ पे x कंडीशन यही है कि x छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो अल्फा है, this alpha is very small and that's why alpha square can be neglected as compared to alpha. तो अल्फा के कंपैरिजन में अल्फा स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से ये जो है ये जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे काम करता है और इसको हम ओपन करके इसको लिख सकते हैं आराम से अभी कि 1 into 1 becomes 1. Then it is 1 into minus alpha t1 becomes minus of alpha t1 as it is. Then here it is plus alpha t2 into 1 which is going to be plus alpha t2 simply, and here minus of अल्फा स्क्वायर इंटू t1 इंटू t2. तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट इट वंस अगेन हियर. सो इफ वी neglect this term, last term here, then we can just get that L2 upon L1 is equal to 1. अभी इसमें से माइनस अल्फा t1 plus alpha t2 at that sum because this term is going to get neglected क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर है जो कि बहुत ही छोटा है. अभी इसको थोड़ा अगर अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि L2 upon L1 becomes exactly equal to 1 kept as it is, and here we can just take alpha common from these two terms. ये दो terms में से अगर हम alpha common ले लेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है ना कि माइनस वाला जो टर्म है वो बाद में डाल देंगे और ये जो प्लस वाला टर्म है वो पहले ले लेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस अल्फा और ब्रैकेट में आ जाएगा t2 माइनस t1 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अभी इसमें और एक स्टेप हमको करना है, इस 1 को इस तरफ शिफ्ट करना है, इससे ये बन जाता है L2 अपॉन L1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा into t2 minus t1, so that this can be written in the next step as L2 minus L1 the whole divided by L1 only, which is equal to alpha into t2 minus t1. It can also be written for alpha. तो अल्फा के लिए अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू L2 minus L1 the whole divided by L1 into t2 minus t1. तो ये जो इक्वेशन है ये हमको मिल गया एज अ इक्वेशन फॉर अल्फा in case when this the two different lengths at two different temperatures are given. तो अगर यहाँ पे हमको अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग लेंथ्स अगर दिए हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से, इससे हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. इवन एट द सेम टाइम इसको ही हम थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कि L2 minus L1, तो L2 minus L1
can be written to be equal to alpha L1 into T2 minus T1. Now here, if we replace this T2 minus T1 as delta T, then we can write this as L2 minus L1 is equal to alpha into L1 into delta T. Here, delta T stands for change in temperature. So that L2 can be written to be equal to L1 plus alpha L1 delta T. And hence we can write this L2 to be equal to L1 common and bracket में आ जाएगा यहाँ पे 1 plus alpha delta T. So this is again another formula for finding the length of the rod at any high temperature. If we know its length at a low temperature, which is not 0 degree Celsius but anything else. तो कोई भी दूसरा टेम्परेचर पे अगर उसका लेंथ हमको पता है, कोई भी दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर उसका लेंथ पता है, तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. If we just compare this formula with the formula we have just already derived here, तो ये जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डेराइव किया है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उस कंपेयर करने के लिए इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं. सपोज देखिए इसे हमारे दोनों फॉर्मूलेस को अगर हम कंपेयर करते हैं आराम से, तो हम देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि ये एल नॉट का जो यहाँ पे रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, तो हम देख सकते हैं क्लियरली L1 यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है उसका. इवन यहाँ पे LT का जो रोल है वो यहाँ पे L2 प्ले कर रहा है, और अल्फा का रोल तो चलो अल्फा ही है नो डाउट, लेकिन T का जो रोल है यहाँ पे वो यहाँ पे डेल्टा T प्ले कर रहा है. वो हम समझ सकते हैं ठीक से कि whenever the initial temperature is not 0 degree Celsius, but in that case the change in temperature plays the role of temperature itself. तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि टेम्परेचर का जो रोल है यहाँ पे वो यहाँ पे डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 ये प्ले करता है. ये पूरी तरह से याद रखना है. So this is all about the expression for the length of the rod at any high temperature whenever the length of the rod at low temperature is already given. The next derivation is about in the same way we have to talk about, but only for the surface. तो surface के लिए हमको ये सब चीजें करनी है. तो हम ये समझ सकते हैं आराम से कि surface के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो चेंजेस जो होंगे वही हमको सिर्फ ट्रैक करने हैं. तो सबसे पहली बात जो है, suppose we have a consider it a surface है. We have surface suppose like this. एक स्क्वायर सरफेस इमेजिन करो जिसका एरिया 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो ए नॉट है. ये सपोज स्क्वायर है, इसका एरिया 0 डिग्री सेल्सियस पे ए नॉट है, और उसको सपोज हम हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से सपोज कि उसका ये जो एरिया है वो बढ़ जाता है. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया किस तरह से बढ़ गया है उसका. मान लो कि इसका एरिया बन गया सपोज 80 at T degree Celsius. This is the area at 0 degree Celsius, and this is the area at T degree Celsius. No doubt. Now we will see whenever this change in area takes place, the change in area is actually observed. तो AT minus A naught जो है change in area इसको बोल सकते हैं. It's observed to be proportional to the two things as we have seen just before. That is proportional to A naught itself, and at the same time this temperature also. Because of that, a constant of proportionality becomes important. So AT minus A naught becomes
equal to beta into A naught T. Here, this beta is called as the coefficient of aerial expansion. It's also called as the coefficient of aerial expansion. So this coefficient of aerial expansion can be defined as, तो इसका अगर हमको बीटा का अगर फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 80 माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू टी. ये बन गया हमारा बीटा का फॉर्मूला. इसको हम बोल सकते हैं कि the change in area per unit original area at 0 degree Celsius per unit degree rise in temperature. And once again, the SI unit is per degree. Per degree. इसका भी SI unit per degree ही है. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे अल्फा के साथ, तो अल्फा का जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है, वो हम जानते हैं. इट इज सिंपली द LT माइनस L नॉट अपॉन L नॉट इंटू T. तो ये जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले में अगर डिफरेंस देखेंगे ठीक से, तो यहाँ पे हमने लेंथ यूज किया है जबकि यहाँ पे एरिया यूज किया है. So that is the basic difference between this beta and alpha. That's why alpha is called as the coefficient of temperature coefficient of linear expansion, whereas beta is called as the temperature coefficient of aerial expansion. Remember, that is the basic difference between these two. And hence, using this beta, we can find out the AT, means temperature at any high area of any height at any high temperature. It will be equal to AT is going to be equal to A naught into 1 plus beta T. Here, once again we can see this A naught is going to be the area at 0 degree Celsius, like this here, and this AT is going to be the area at T degree Celsius temperature in this way. The next step, everything we have already done with this length, we can do it for area also, and we can get this expression in terms of any other two temperatures and two areas like this. The area at any temperature, final temperature A2 is going to be equal to A1 into bracket 1 plus beta into delta T, where delta T stands for T2 minus T1. And at the same time, beta can be expressed in terms of T1 and T2 and even A1 and A2 in this way. That is, beta is going to be given by A2 minus A1 divided by A1 into delta T, or bracket में we can write T2 minus T1 simply. Again we can see that this role of T played here. तो यहाँ पे T का जो रोल है वो यहाँ पे T2 minus T1 प्ले कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं. और the same thing can be talked about in case of volume also. Suppose we have a suppose हमारे पास एक ये है क्यूब है जिसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो V0 है. Suppose we have this cube here and its volume at 0 degree Celsius is going to be V0. Suppose it is expanded. उसको अगर हम suppose expand करते हैं, इसका वॉल्यूम V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पे. इसको एक्सपांड करने के बाद अगर मान लो कि उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो हमको मिल गया VT, इसको हम बोल देंगे VT. VT is going to be the volume at T degree Celsius temperature, which is other than 0 degree Celsius. तो अगर उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 है और T डिग्री सेल्सियस पे VT है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है VT minus V0, we can say, is going to be proportional to the two things. Once again, that is about the first thing is V0 and the second is T. So that we can write this VT minus V0 is going to be is equal to gamma into V0 into T.
Here, this gamma stands for the coefficient of volume expansion, or it is also called as the coefficient of cubical expansion. And this gamma can be separately defined. तो इस gamma को हम define कर सकते हैं आराम से. Gamma can be defined as, यही फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से, Vt minus V naught upon V naught into T. ये जो फॉर्मूला है इससे हमको gamma का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको हम लिख सकेंगे the change in volume per unit original volume at 0 degree Celsius per unit degree rise in temperature. And this is the definition of gamma. It is called as coefficient of temperature, coefficient of cubical expansion. And as usual, it's also measured in the same units, that is per degree. So per degree uska unit hai, no doubt. But if now we suppose use this equation and simplify this further, so Vt can be written to be equal to V naught in plus gamma into V naught into T, and we can write this as Vt is equal to V naught can be taken common, and 1 plus gamma into T can be left inside the bracket. This is going to be the equation for finding the volume at any high temperature, if we know the volume at 0 degrees Celsius, no doubt. And now, if we use this equation for any two volumes, okay, suppose V1 is the volume at T1 degree Celsius temperature, and V2 is going to be the volume at T2 degree Celsius temperature, then we can write this V2 to be equal to, V2 is equal to V1 into bracket 1 plus gamma into delta T. Once again, you can see the role of delta T here. And even gamma का जो formula है, वो in terms of V1 and V2 can also be written to be equal to gamma is equal to V2 minus V1. देखो यहाँ पे आएगा V2 minus V1 upon T1 into T2 minus T1. Here again, you can see the role of T2 minus T1 here. So T2 minus T1 मतलब ही delta T, which is playing the role of T here. तो यहाँ पे जो T का रोल है वो यहाँ पे T2 minus T1 प्ले कर रहा है. और एक इम्पोर्टेंट सी बात कि गैमा, बीटा और अल्फा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी हुआ करता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा happens to be half of beta, and which is going to be equal to 1/3 of gamma also. So this is very important relationship between alpha, beta, and gamma. Remember that alpha happens to be half of beta, which is going to be 1/3 of gamma. If you want to simplify this further, we can multiply everything by 6, so that this becomes 6 alpha is equal to, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3s बन जाएगा, तो 3 बीटा which is going to be equal to, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s, तो ये बन जाएगा 2 gamma. And here this is also the relationship between alpha, beta and gamma. ये जो relationship है alpha, beta, gamma के बीच में का, ये भी हम लर्न करते रह सकते हैं आराम से. So this is all about the relationship between alpha, beta and gamma.